नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ विक्रम सिंह प्रयास एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं। क्या पढ़ा था सर पिछली क्लास में? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मास क्या है, इसके अलावा हम भार के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे। और जब भार के बारे में हम पढ़ रहे थे तब हमने त्वरण के बारे में पढ़ा। आपने बताया कि त्वरण जो है वो सर होता है कि किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है उसकी रेट कैलकुलेट करनी है, वो एक्सेलरेशन है कि पर सेकंड कितना चेंज आ रहा है। अगर चेंज ज्यादा है तो हम कहेंगे त्वरण ज्यादा है। त्वरण की किस किस सूरत में, किस किस कंडीशन में एक्सेलरेशन होता है। तब आपने बड़ी आसानी से बता दिया था कि त्वरण सर तीन स्थितियों में होगा। एक स्थिति जब किसी भी वस्तु की स्पीड यानी कि चाल बढ़ जाए, किसी भी वस्तु की स्पीड यानी कि चाल घट जाए, या फिर उसकी डायरेक्शन में चेंज हो, दिशा बदल जाए, तब एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो कौन सी भी चीज में चेंज हो, चाहे उसका मैग्नीट्यूड बदले या फिर उसकी डायरेक्शन बदले, एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। हम जब भार पढ़ रहे थे तब भार पढ़ते टाइम हमने एक लाइन लिखी थी, जो सबसे पहली लाइन थी हमारी भार के अंदर। हमने पढ़ा था कि वेट जो है, भार जो है, वो किसी भी वस्तु के भार जो है वो किसी भी वस्तु के ऊपर लगने वाला एक बल है जो जी के मान पे डिपेंड करता है। अगर जी का मान ज्यादा होगा तो भार ज्यादा होगा, अगर जी का मान कम होगा तो भार कम होगा। यानी कि भार डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ जी, जी के मान पे डिपेंड है। जी का मान ज्यादा तो भार ज्यादा, जी का मान कम तो भार कम। यहां तक की बातें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये चीजें पढ़नी है तो आपको इसी प्लेलिस्ट के, ये हमने कंप्लीट साइज नाम से एक प्लेलिस्ट बना रही रखी है, उसके अंदर मैं रेगुलर आपको ये वीडियोस देता हूं। तो आपको ये ग्रुप डी तक हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। ग्रुप डी में साइंस का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो रेगुलरली जुड़े रहेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का कि आपको ग्रुप डी के पेपर में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको रेगुलर जुड़ा रहना है इस हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। और कंप्लीट साइज का पार्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, अजय सर आपको, मैं जीडी सर आपको हरियाणा जी के। तो बड़े पार्ट रीजनिंग जो है वो सोनू सर आपको करवा रहे हैं, और बाकी क्लासेज भी हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो रेगुलरली जुड़े रहेंगे तो उनको बेनिफिट है इस चीज़ का, जुड़े रहने का। तो हम जो बाहर पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने देखा कि जो वैल्यू ऑफ जी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आज हम इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। भार के बारे में जब पढ़ रहे थे तब आपने क्या बताया था? तब आपने बताया कि भार भार एक प्रकार का एक प्रकार का बल है जो जी के मान पर निर्भर है। भार एक प्रकार का बल है जो जी के मान पे निर्भर है। अगर जी का मान ज्यादा होगा तो भार ज्यादा होगा, जी का मान कम होगा तो भार ज्यादा होगा, भार कम होगा। तो अपने को देखना है कि जी का मान क्या होता है। यानी कि अगर हमें भार में फेरबदल देखना है, भार किस तरीके से बदलता है, इसके लिए हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है जी का मान। जी का मान ज्यादा तो भार ज्यादा, जी का मान कम तो भार कम। तो हम सिर्फ जी के मान के बारे में पढ़ेंगे। उसी से अपने को पता चलेगा कि भार कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है। ये सारी चीजें हमें जी के मान से पता चलेगी। तो सबसे पहले मैं जी के मान के बारे में बता देता हूं। जी का मान, द वैल्यू ऑफ जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण तो सर आपने हमें पिछली क्लास में बता दिया था, बिल्कुल बताया था भाई। त्वरण के बारे में तो सर आपने हमें पिछली क्लास में बता दिया था। गुरुत्वीय त्वरण क्या है? गुरुत्वीय त्वरण क्या है? त्वरण के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। आज हमें गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ना है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है? तो गुरुत्वीय त्वरण है गुरुत्व के कारण, ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी के कारण त्वरण।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड में बदलाव, त्वरण मतलब स्पीड में बदलाव, लेकिन स्पीड में बदलाव किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। अगर ग्रेविटी के कारण स्पीड में बदलाव हो रहा है तो हम उसे गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे, हम उसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहेंगे। जैसे मैं इस पेन को ऊपर की तरफ फेंक देता हूं, तो जैसे जैसे ये पेन ऊपर जा रहा है वैसे वैसे इसकी स्पीड कम होती जा रही है, और स्पीड में चेंज यानी कि एक्सेलरेशन है भाई, त्वरण है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड कम, एक पॉइंट आएगा जहां इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, 0 से फिर ये वापस नीचे आना शुरू होगा। जैसे जैसे ये नीचे आता जा रहा है वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। जब ऊपर जा रहा है तो स्पीड कम, जब नीचे आ रहा है तो स्पीड ज्यादा, यानी कि स्पीड में चेंज हो रहा है। चेंज किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। इसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे, क्योंकि ये त्वरण है। त्वरण कैसे है? स्पीड में बदलाव है। अब ये स्पीड में बदलाव है ग्रेविटी के कारण, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जो है वो कुछ एक चीजों पे डिपेंड करता है, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कुछ एक चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है, उसका एक फार्मूला है। मैं फार्मूले का किस तरीके से वो फार्मूला बना वो हम इससे ही अगला टॉपिक जो ग्रेविटी का पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण का पढ़ेंगे, वहां हम पढ़ेंगे। लेकिन यहां मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं, जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं बार बार, जी का मान बोल रहा हूं मैं, उस जी की बात हो रही है, बराबर Gm/r²। यहां जी जो है वो एक यूनिवर्सल सार्वत्रिक गुरुत्वीय यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। पहली चीज हमने बड़े जी की बात की। छोटे जी के बारे में तो बड़ी बात हो रही है भाई। छोटे जी के बारे में आप बार बार बोल रहे हो कि ये तो सर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है, और भार जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड है, हमें इसी के बारे में पढ़ना है। ये अगर कहीं ज्यादा है तो वहां भार भी ज्यादा है, ये कहीं कम है तो वहां भार भी कम है। तो हम बड़े जी की बात कर रहे हैं, और बड़े जी के बारे में आपने बताया कि सर ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू है जो हम कहीं भी हों वहां इसका इस छोटे जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये एक ऐसी वैल्यू है जो कभी बदलेगी नहीं और कभी नहीं बदलेगी। इसका मतलब ये एक कांस्टेंट है। एम क्या है सर? एम है मास ऑफ अर्थ, धरती का द्रव्यमान। मास ऑफ अर्थ, धरती माता का द्रव्यमान, मास ऑफ अर्थ, यानी कि बड़ा एम है धरती का द्रव्यमान। द्रव्यमान के बारे में हम पहले भी पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मास तो चेंज होता ही नहीं है। मास एक ऐसी वैल्यू है जो चेंज ही नहीं हो रही है। हमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा, मैंने बोला था कि 60 किलोग्राम किसी वस्तु का द्रव्यमान है, मैं उसे चांद पे ले जा रहा हूं, तो आपने कहा कि सर मास नहीं बदलेगा। मास तो एक ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज ही नहीं होगी। चांद पे क्या आप उसे कहीं भी ले जाओ 60 ही रहेगा, ये आपने बोला था। आर अपने को एक टर्म मिल गई। आर क्या है? आर है रेडियस ऑफ अर्थ, धरती की त्रिज्या। आर धरती की रेडियस है, रेडियस को हम आर से डिनोट ही कर रहे हैं भाई। तो ये जो 3-4 इस फार्मूले के अंदर क्वांटिटीज है, जब इन क्वांटिटीज को हमने देखा कि जी क्या है, तब आपने कहा कि बड़ा जी, हाँ बड़ा जी, तो बोला कि सर ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये एक ऐसी वैल्यू है चाहे हम कहीं भी चले जाएं इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। मैंने एम पूछा, मास पूछा, तो आपने कहा कि मास ये अर्थ का है। आर पूछा तो आपने कहा कि आर जो है वो धरती की त्रिज्या है। और छोटे जी के बारे में कुछ बातें निकल के आई अपने को इस फार्मूले को पढ़ने के बाद। जब इस फार्मूले का मैंने डिटेल से बताई आपको, तब आपने कहा कि जब मैं इस फार्मूले को पढ़ रहा हूं तो मेरे को कुछ एक बातें क्लियर हो रही है। आपने कहा कि जो जी है ये 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, 3 चीजों के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है।
डायरेक्टली तीन चीजों के ऊपर किन किन पे, मैंने आपने कहा कि सर एक तो ये इस बड़े जी पे डिपेंड करता है, ये बड़ा जी ज्यादा होगा तो जी का मान ज्यादा होगा। तो मैंने तो आपको बोल दिया कि बड़ा जी, बड़े वाला जी जिसका नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये बड़े वाला जो जी है ये एक ऐसी वैल्यू है जो चेंज ही नहीं होती। अगर ये चेंज ही नहीं होती तो ये इसका प्रभाव क्या छोटे जी पे पड़ेगा? ये 2 से 3 हो जाए मतलब बढ़ रहा है तो जी का मान बढ़ेगा, ये 2 से 1 हो जाए मतलब घट रहा है तो जी का मान घटेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये तो टच मस ही नहीं हो रहा, ये तो एक ऐसी क्वांटिटी है, ये किसी भी सूरत में कहीं भी हो इस जी के मान में कोई बदलाव आएगा ही नहीं। आएगा नहीं तो आप कहोगे कि अगर इस बड़े जी के मान में प्रभाव नहीं आएगा तो इसका इस जी की वैल्यू में बदलाव में कोई रोल नहीं है। इस जी के मान में अगर कोई परिवर्तन होता है इस बड़े वाले जी का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। इसके बाद मास, मास के बारे में तो हमने सर थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि मास एक ऐसी वैल्यू है जो चेंज नहीं होती। द्रव्यमान एक ऐसी संख्या है जो कभी नहीं बदलती है। द्रव्यमान नहीं बदलती है तो आप कहोगे कि ये ऊपर वाली जो चीजें हैं इनका, ऊपर वाली चीजों का जी के मान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। यानी कि जी, छोटे वाले जी के ऊपर इस बड़े वाले जी का कोई प्रभाव नहीं है, मास का कोई प्रभाव नहीं है। यानी कि जी की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली, जी का मान जो है वो डायरेक्टली डिपेंड है किसके ऊपर? आर के स्क्वायर पे। आर के स्क्वायर पे मैंने एक चीज नीचे लिख दी भाई, दूसरे रंग के पेन से लिखिए ताकि आप अलग से पहचान पाओ। यहां मैंने लिखा कि जो छोटा जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है इस किसके? आर स्क्वायर के। आर स्क्वायर पे आर के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर का मान जितना ज्यादा होगा जी का मान उतना कम होगा। तो सर आर का मान क्या बदलता है? बिल्कुल बदलेगा भाई, आर का मान बदलेगा। इसके लिए आपको धरती की शेप का पता होना चाहिए, धरती का आकार कैसा है, धरती का आकार कैसा है उसका जानकारी होनी बेहद जरूरी है भी। तो हम आर के मान की बात कर रहे हैं भाई। आर का मान आपके सामने मैं धरती की शेप बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा कि क्या धरती की शेप ऐसी है? आप कहोगे नहीं सर। मैं आपको कहूं कि क्या धरती की शेप ऐसी है? आप कहोगे नहीं सर ऐसी तो नहीं है। तो क्या धरती की शेप ऐसी है? बिल्कुल। धरती की शेप जो है वो एक अंडाकार है। आप जब ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो तब आप कहते हो कि धरती जो है वो ध्रुवों पर से चपटी है। धरती ध्रुवों पर से क्या है? चपटी है। यानी कि धरती की शेप जो है वो जैसे मैंने इस आपके सामने बोर्ड पे बना रखी है ठीक इस टाइप की है। अगर ये धरती का सेंटर है, अगर ये पॉइंट धरती का सेंटर है तो सेंटर से लेके बाढ़ तक की दूरी ये रेडियस है, सेंटर से लेके बाढ़ तक की दूरी ये रेडियस है। धरती की त्रिज्या या त्रिज्या किसी भी चीज की हो, किसी भी स्फेरिकल या किसी भी सर्कल की रेडियस अगर अपने को देखनी हो तो आप कहोगे कि उसकी सेंटर से लेके उसके परिधि तक की, आउटर लाइन तक की उसकी दूरी को हम क्या कहेंगे? उस दूरी को हम कहेंगे उसकी रेडियस है, त्रिज्या है। यहां त्रिज्या के बारे में जब हम देख रहे हैं तब अर्थ की त्रिज्या के बारे में जब आप मेरे को बता रहे हो तब आप कहोगे कि ये धरती के जो ऊपरी और निचला बिंदु है, यानी कि ये जो बिंदु है जिसका नाम हम ध्रुव कहते हैं, जिसे हम पोल कहते हैं, इस पोल के ऊपर, इस ध्रुव के ऊपर आप कह रहे हो कि धरती की त्रिज्या रेडियस कम है। रेडियस क्या है? कम है। धरती की त्रिज्या ध्रुवों के ऊपर कम है, जबकि ये जो लाइन है, ये जो दूसरी लाइन है जिसके बारे में हम कहेंगे ये जो लाइन है, ये जो मैंने डॉट डॉट से लाइन बना रहा हूं, ये लाइन जो है ये भूमध्य रेखा है। ये क्या है? इक्वेटर है। ये इक्वेटर है। भूमध्य रेखा या इक्वेटर पे जब हम त्रिज्या की बात करते हैं तो आप कहोगे कि यहां रेडियस ज्यादा है। या फिर मैं आपको ये कहूं कि मेरे को ये बता दो त्रिज्या सबसे ज्यादा कहां, तो आप कहोगे सर भूमध्य रेखा पे, क्योंकि जिस हिसाब की धरती की शेप है, जिस हिसाब से धरती का आकार है, उस हिसाब से धरती की त्रिज्या सबसे ज्यादा कहां होगी? भूमध्य रेखा पे। धरती की त्रिज्या सबसे ज्यादा कहां होगी? भूमध्य रेखा पे। जबकि मैं ये कहूं कि सबसे कम कहां है तो आप कहोगे ध्रुवों पे है।
सबसे कम कहां पे है? ध्रुवों पे। मैं अपने हिसाब से एक वैल्यू रख लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं आपको ये बोल रहा था कि जब इस फार्मूले के बारे में हम पढ़ रहे थे तब आपने कहा कि सर ये ऊपर वाला जो जी और एम लिख रहे हो ये तो ना ही लिखो। मैंने कहा क्यों? तो आप कह रहे हो कि सर ऊपर वाले के ऊपर ये छोटे वाला जी डिपेंड तो करता ही नहीं। छोटे वाला जो जी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, गुरुत्वीय त्वरण जो है, वो डिपेंड करता है पूरी तरीके से धरती की त्रिज्या पे। जहां त्रिज्या ज्यादा वहां जी का मान कम। और भार के बारे में पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रहे। तो भार का जिक्र क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने पहली लाइन में ही ये प्यारे बच्चों लिख दिया था कि भार जो है वो एक प्रकार का बल है। वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स एंड दिस इज डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ जी। ये पूरे तरीके से जी के मान पे निर्भर है। अगर जी के मान पे निर्भर है तो हम कहेंगे कि हमें सिर्फ जी का मान पढ़ना है। अगर जी का मान ज्यादा तो भार ज्यादा, जी का मान कम तो भार कम। मैं आपको समझाने के लिए एक आसान सी भाषा में ये बोल दूं, मैं आपको ये बोल दूं कि मैंने बोल दिया कि यहाँ जो है त्रिज्या मैंने मान ली 2 है। अपनी मनमर्जी से मान रहा हूं भाई। वैसे धरती की त्रिज्या 6400 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। हमने अपनी मर्जी से मान ली, अपने को पढ़ने में आसानी हो, कैलकुलेशन आसान रहे, इसलिए मैंने मान लिया कि ध्रुवों पर त्रिज्या जो है वो 2 ही है। ध्रुवों पे 2 है तो ध्रुवों से ज्यादा है भूमध्य रेखा पे। मैंने यहां के लिए मान लिया 5 है। ऊपर वाली संख्या तो सर दोनों के लिए सेम रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि ना मास बदल रहा है और जी जो है वो तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये एक ऐसी वैल्यू है जो हम कहीं के लिए भी लें उसमें चेंज ही नहीं आता। ये एक ऐसी वैल्यू है जो हम कहीं के लिए भी लें चेंज नहीं आता। तो आप कहोगे कि सर जी जो है मैं मान लेता हूं जी और एम का मल्टीप्लाई मैंने अपनी मर्जी से मान लिया 200 है। सर यहां के लिए या यहां के लिए? दोनों के लिए, चाहे ध्रुवों पे हो चाहे भूमध्य रेखा पे। यहां के लिए भी हम क्या कहेंगे? यहां के लिए भी जो ऊपर वाली वैल्यू है जी और एम है उसका मल्टीप्लाई या उसका वैल्यू जितना भूमध्य रेखा के लिए होगा उतना ही ध्रुवों के लिए होगा। 200 हम कहां के लिए मान रहे हैं? कहीं के लिए भी मान लो, दोनों के लिए बराबर होगा बटा आर स्क्वायर। हम बात कर लेते हैं ध्रुवों पर। आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 रख दिया, कितना आ गया? कितने 8 है? 25 8। यानी कि यहां के लिए जी का मान कितना आ गया? 25। जी एक्सेलरेशन है, इसका फार्मूला यहां के लिए हमने ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जी का मान हम जानते हैं लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास होता है। कहीं ज्यादा थोड़ा बहुत तो कहीं कम। एक औसतन वैल्यू जी का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहां 25 हमने अपनी वैल्यू से आपको समझाने के लिए अपने हिसाब से मैंने रख दिया। यहां क्या समझे हम? यहां हम समझे कि यहां ध्रुवों पर अगर हम आर जो है वो 2 है तो यहां के लिए जी का मान अपने को मिल गया 25। जी का मान मिल गया 25। सेम वैल्यू में यहां ये तो बात की हमने ध्रुवों की यदि लगा देता हूं मैं, यदि मानना, ताकि आप समझो कि ये हमने सिर्फ मानना है, ये रियलिटी वाली बात नहीं है, ये हमारी काल्पनिक कथाएं चल रही है। दूसरा मैं बात कर रहा हूं भूमध्य रेखा के लिए। सेकंड वन फॉर इक्वेटर के लिए भी जी का मान निकाल रहा हूं। ऊपर वाली वैल्यू मैंने अपनी मर्जी से मान ली, ऊपर वाली वैल्यू फिर मैंने अपनी मर्जी से। क्या बदलेंगे? नहीं भाई। क्या बदलेंगे? नहीं भाई, क्योंकि जी का मान अपने को, जी और एम दोनों का मान ऐसी क्वांटिटीज है जो चेंज ही नहीं होती। तो जो वहां के लिए हमने ध्रुवों के लिए मानी थी वही भूमध्य रेखा के लिए। लेकिन यहां आर ज्यादा है, कितना है? 5 है। 5 है क्या? नहीं, हमने अपनी मर्जी से मानना है। तो 5 का स्क्वायर लिख दिया मैंने 25। 8 है 200। यानी कि यहां के लिए मेरे को जो जी का मान मिला है वो 8 मिला है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जी का मान मेरे को मिला है कहां के लिए? ये जी का मान मिला है मेरे को भूमध्य रेखा के लिए। भूमध्य रेखा के लिए जहां जो आर है वो कितना है? जो आर है वो कितना है? जो आर है वो 5 है। अगर आर 5 है तो जी का मान 8 आ रहा है। अगर आर की वैल्यू 5 है तो जी का मान कितना आ रहा है? 8। और अगर आर का मान
2 है तो जी का मान आ रहा है 25। क्या समझे? हम समझ गए कि जहां जी का मान ज्यादा हो, जहां आर का मान ज्यादा होगा, जहां धरती की त्रिज्या ज्यादा होगी, वहां जी का मान क्या होगा? कम होगा। जहां धरती की त्रिज्या ज्यादा होगी वहां जी का मान क्या होगा? कम होगा। मैं ये बात लिखूंगा भाई। मैंने लिखा कि यदि यदि धरती की त्रिज्या, इफ रेडियस रेडियस ऑफ अर्थ, धरती की त्रिज्या, या फिर यूं ना लिखे मैं सीधा बता देता हूं भाई आपको। सीधा कैसे मैंने लिख दिया कि यदि भूमध्य रेखा पे, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर त्रिज्या अधिकतम है, बिल्कुल है, इस बात में कोई शक नहीं। भूमध्य रेखा पर त्रिज्या अधिकतम है, बिल्कुल है भाई। क्या भूमध्य रेखा से ज्यादा कहीं और धरती की त्रिज्या देखी आपने? नहीं भाई। यहां से मैं अगर इस साइड आता जा रहा हूं तो रेडियस घटती जा रही है, इस साइड जाता जा रहा हूं तो रेडियस घटती जा रही है। यानी कि रेडियस सबसे ज्यादा कहां है? भूमध्य रेखा पे है। भूमध्य रेखा पर त्रिज्या अधिकतम है, तो जी का मान, जी का मान न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा। रेडियस ऑफ अर्थ ऑन इक्वेटर इज मैक्सिमम। रेडियस जो है अर्थ की वो इक्वेटर पे क्या है? अधिकतम है, मैक्सिमम है। सो द वैल्यू ऑफ जी विल बी मिनिमम। तो जी का मान क्या होगा? न्यूनतम होगा। जी का मान क्या होगा? न्यूनतम होगा। जी का मान न्यूनतम होगा, इसलिए सो दैट भार भी भार भी न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा, भार भी न्यूनतम होगा। क्या समझे भाई? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भूमध्य रेखा पे, बिल्कुल जो बोल रहा है वो यहां देख ले भाई, जो बोल रहा है वो यहां देख लो। मैं ये सेम डायग्राम आगे बढ़ा के आपको बता देता हूं कि भूमध्य रेखा पे ये धरती है, इसकी ये सेंटर से लेके ये रेडियस है भी। जो बोल रहा है वो सामने डायग्राम में है। क्या बोला है सर? कि भूमध्य रेखा पे त्रिज्या अधिकतम है, बिल्कुल है। ये हम भूमध्य रेखा पे जब हम देख रहे हैं, जब हम भूमध्य रेखा पे देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे जो त्रिज्या है वो अधिकतम है, यहाँ पे रेडियस जो है वो अधिकतम है, मैक्सिमम है, बिल्कुल है। इसलिए जी का मान, जी का मान न्यूनतम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आर का मान ज्यादा है तो जी का मान कम होगा, जी का मान कम होगा। इसलिए आर जो है वो भूमध्य रेखा पे ज्यादा है, आर जो है वो भूमध्य रेखा पे ज्यादा है, भूमध्य रेखा पे ज्यादा है, तो जी का मान भूमध्य रेखा पर कम होगा। जी का मान भूमध्य रेखा पे कम होगा तो भार भी क्या होगा? कम। भार भी क्या होगा? तो सो दैट वेट डब्लू भी क्या होगा? कम। मैं आपसे ये कहूं कि धरती के किस बिंदु पे या धरती के किस जगह पे, मेरे को ये बताओ, जी का मान सबसे ज्यादा है या सॉरी सबसे कम है? कम ही पड़ रहे हैं अभी तो। किस बिंदु पे सबसे कम है? तो आप कहोगे भूमध्य रेखा पे। क्यों है? तो आप कहोगे कि यहां रेडियस जो है, रेडियस जो है वो क्या है? रेडियस जो है वो ज्यादा है। रेडियस ज्यादा है तो जी का मान कम, जी का मान कम तो भार भी क्या होगा? कम। पहली चीज तो अपनी क्लियर हो गई भाई कि भूमध्य रेखा के ऊपर रेडियस जो है वो सबसे ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है सर, हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है। रेडियस ज्यादा है तो जी का मान क्या होगा? कम। जी का मान कम होगा तो भार भी क्या होगा? कम। मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि व्यक्ति का भार सबसे कम कहां होगा? कहां होगा? धरती के किस बिंदु पे होगा? हम कहेंगे धरती के भूमध्य रेखा पे होगा, इक्वेटर पे होगा। या फिर मैं आपको ये कहूं कि बताओ जी का मान सबसे कम भूमध्य रेखा पर है, क्यों?
भार सबसे कम भूमध्य रेखा पर है, क्यों? कारण बताओ। तो आप कहोगे कि यहां पे आप कहोगे कि यहां पे रेडियस जो है, त्रिज्या जो है, वो यहां पर सबसे ज्यादा है। त्रिज्या ज्यादा होने के कारण त्रिज्या पे, रेडियस पे डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ जी। तो जी का मान क्या हो गया? जी का मान यहाँ पे कम हो गया भाई। और जी का मान कम हो गया तो भार भी क्या हो गया? ज्यादा कम हो गया भाई। दूसरी बात और लिखने की कोशिश करता हूं भाई। दूसरी बात यह है कि ध्रुवों पर ध्रुवों पर त्रिज्या त्रिज्या न्यूनतम है, मिनिमम है। ध्रुवों पर यहां से लेके मैं यहां तक की बात कर रहा हूं भाई। यहां रेडियस क्या है? कम से कम है। क्या यहां से कम रेडियस इस स्फेयर में, इस गोले में, या फिर इस धरती पे कहीं और आपको दिखाई दे रही है? नहीं भाई। यहां से हम इस तरफ बढ़ेंगे, यहां से मैं इस तरफ बढ़ूंगा तो भी रेडियस बढ़ती जा रही है, यहां से मैं इस तरफ बढ़ूंगा तो भी रेडियस बढ़ती जा रही है। यानी कि रेडियस सबसे कम कहां है? तो आप कहोगे कि रेडियस सबसे कम यही है, जिनको हम पोल बोल रहे हैं, जिसको हम ध्रुव बोल रहे हैं। ध्रुवों पे त्रिज्या सबसे कम है। ध्रुवों पर त्रिज्या सबसे कम है, तो जे का मान जे का मान जे का मान ज्यादा होगा, या जे का मान ज्यादा ना लिख के मैं लिखूंगा अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहां मैक्सिमम ही है भाई। जे का मान अधिकतम होगा। कहां होगा? ध्रुवों पर। क्यों होगा? त्रिज्या कम है। त्रिज्या सबसे कम है, बिल्कुल है। सबसे कम कहां है? ध्रुवों पर। उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो। अधिकतम होगा तो भार भी अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। क्या समझे? हम ये समझे सर कि ध्रुवों पर त्रिज्या जो है वो मिनिमम है, न्यूनतम है। ध्रुवों पर त्रिज्या क्या है? न्यूनतम है। त्रिज्या न्यूनतम है तो जी का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। जी का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। जी का मान अधिकतम होगा तो भार भी क्या होगा? अधिकतम होगा। ध्रुवों पर त्रिज्या जो है वो न्यूनतम है। न्यूनतम होने के कारण जी का मान अधिकतम होगा। जी का मान अधिकतम होगा तो आप कहोगे कि भार भी अधिकतम होगा। ये तो हमने बात की कि धरती के शेप पे वेट किस तरीके से बदलता है। धरती की शेप पे वेट किस तरीके से बदलता है। जैसे एक क्वेश्चन में यहां लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूं भाई। मैंने लिखा मैंने लिखा कि यदि व्यक्ति ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलता है, तो भार में क्या प्रभाव पड़ेगा? कहां से कहां की तरफ चल रहा है? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चल रहा है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलेगा तो भार में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप कहोगे कि ध्रुवों से अगर भूमध्य रेखा की तरफ चल रहा है, इसका मतलब ये अर्थ है, ये इसका ध्रुव है, और यहां से ये जो आदमी है ये चल पड़ा भाई। किस तरफ चल पड़ा? ये चल पड़ा यूं। किस तरफ? भूमध्य रेखा की। जैसे जैसे ये आदमी इस तरफ आता जा रहा है, वैसे वैसे इसके आर का मान बढ़ रहा है।
आर का मान बढ़ रहा है तो जी का मान क्या होगा, जी का मान कम होगा। जी का मान कम होगा तो भार भी क्या होगा, कम होगा। तो हम कहेंगे कि इस आदमी का भार क्या होगा, घटेगा। भार क्या होगा, घटेगा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भाई। तो अपने को ये ध्यान में रखना है भाई कि जो किस हिसाब से भार बढ़ता है, किस हिसाब से भार घटता है, ये तो शेप की बात हो रही है बेटा। हमने सिर्फ एक पॉइंट भार का पढ़ा है। सबसे पहले तो हमने देखा कि भार किस तरीके से डिपेंड है जी के मान पे। तब आपने कहा कि जी के मान पे भार डिपेंड है, क्योंकि भार एक प्रकार का फोर्स है। और जी का मान क्या है, जी का मान है ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी के कारण स्पीड में चेंज। अगर ऊपर जा रही है वस्तु तो स्पीड कम हो रही है, नीचे आ रही है तो स्पीड ज्यादा हो रही है। ये जो स्पीड में चेंज आ रहा है ये किसके कारण है, ग्रेविटी के कारण। तो ग्रेविटी के कारण है तो इसे हम जी कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये पूरे तरीके से डिपेंड है जी के मान पे। जी का मान ज्यादा तो भार ज्यादा, जी का मान कम तो भार कम। ये बात हमने पढ़ी। अब जी का मान कब ज्यादा, तो आपने बता दिया जी का मान डिपेंड करता है धरती के ऊपर, तो डिपेंड करता है रेडियस पे। रेडियस अगर ज्यादा है तो जी का मान जो है वो कम होगा। जी का मान कम होगा तो भार भी क्या होगा, कम होगा। अगर हम शेप की बात कर रहे हैं, धरती के इस सरफेस की बात कर रहे हैं कि सरफेस पे भार किस तरीके से बदलता है। अगर आपसे सरफेस से क्वेश्चन पूछे, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, इस टाइप से कोई और भी क्वेश्चन पूछता है तो भी हम बता देंगे कि सरफेस पे किस तरीके से डिपेंड करता है। लेकिन सरफेस के बाद हम बात करेंगे कि हम अगर धरती से ऊंचे जाएं, ऊंचाई पर जाएं, तो भार किस तरीके से बदलता है। हम ऊंचाई की बात करेंगे, लेकिन आज नहीं, कल। ऊंचाई की बात करेंगे, गहराई की बात करेंगे, भार पे किन किन चीजों का और प्रभाव है, क्या किसी सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल फोर्स का भी इस भार के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज नहीं, कल। तो आज की क्लास में मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। छोटी छोटी क्लास में, छोटे छोटे पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूं आपके इस सिलेबस को, ताकि आपको भी लंबा ना लगे और छोटी क्लास हो तो आप इजिली इस सब्जेक्ट को टाइम दे पाओ, कम समय में भी आप पूरी क्लास अटेंड कर पाओ। यही उम्मीद के साथ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी और आप जो मेरे साथ जुड़े हुए हो आगे की इस कड़ी में जुड़े रहोगे। प्रयास एकेडमी एक ऐसा संस्थान जहां पढ़ाती है हरियाणा की सबसे बेहतरीन टीम, जहां है एक सुपर मैनेजमेंट, जहां है रेगुलर क्लासेज, जहां है एक अच्छा एनवायरनमेंट और एक ऐसी टीम जिसके अंडर पढ़ के आज हरियाणा के हर डिपार्टमेंट में बच्चे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की हर जॉब में यहाँ से पढ़े हुए विद्यार्थी देश की सेवा कर रहे हैं। डिफेंस के हर फील्ड में, हर यूनिट में, हर रेजिमेंट में हमारे अनेकों अनेक विद्यार्थी आज सीना तान के खड़े हैं देश की सुरक्षा के लिए। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है इस गाइडेंस की, इस टीम के मेहनत की और इस विद्यार्थियों के लगन की और इस गाइडेंस के विश्वास की, तभी ये सारा सब कुछ संभव हो पाया है। और इस विश्वास को बनाए रखने के लिए हम जी जान से अपना प्रयास से परिणाम तक की कोशिश जारी रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी हो गया समय आपसे विदा लेने का। फिर मिलूंगा कल, तब तक के लिए नमस्कार।